पिछले वीडियो में स्वास्थ्य के कई आयामों को जानने के बाद इस वीडियो में हम जानेंगे स्वास्थ्य के शिक्षा के बारे में और जानेंगे स्वास्थ्य शिक्षा अन्य विषयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे है, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा सरलता से कैसे दिया जा सकता है, परिवार और समाज में स्वास्थ्य शिक्षा कैसे दिया जा सकता है। आइए जानते हैं सब कुछ बेहद सरल। साथियों नमस्कार, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं यह जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं यह आपको पसंद आएगा और ये बहुत जरूरी विषय है। और ये जरूरी विषय है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में। स्वास्थ्य के कई मुद्दों पर हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं हम लोग, लेकिन वो सभी बातें सार्थक कब होगी जब इसके बारे में एजुकेशन होगा, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे और जानकारी लोगों के बीच होगा, तभी वो सारी बातें सार्थक होगी और सारी बातें अच्छी लगेगी। अगर स्वास्थ्य से संबंधित जो भी मैं पहले वीडियो बताया हूँ आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में। दोस्तों ये है स्वास्थ्य शिक्षा। अगर इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं, सामान्यतः अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मैं बहुत कम करता हूं। हाइजीन एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा को हाइजीन एजुकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह हाइजीन शब्द कहां से निकल के सामने आया और कैसे ये बना, क्या इसकी महत्ता है। दोस्तों बहुत सारे शब्द जो भारतीय व्यवहार में आते हैं, वो चाहे अंग्रेजी के ही ज़्यादातर शब्द जो भारतीय व्यवहार में है उसकी उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। ग्रीक में एक देवी थी, जैसे भारत में भी बहुत सारे देवी और देवता हैं, जैसे भारत में भी बहुत सारे देवी देवता हैं, ऐसे ही अन्य देशों में भी बहुत सारे देवी देवता हैं। यहाँ पर जो देवी देवता है उनमें भी हमने कई वर्गीकृत करके रखा है कि ये इस चीज के देवी हैं। जैसे विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति का देव महादेव, हनुमान, भय से मुक्ति दिलाने के लिए हनुमान। अलग अलग तरह की देवी देवता हिंदू धर्म में भारत में भी है। इसी तरीके से ग्रीक में एक देवी थी और ये देवी थी जिनका नाम था HYGIA, हाइजिया। यह हाइजिया देवी थी और ये हाइजिया देवी किस चीज की देवी थी? तो वो हेल्थ की देवी थी, वहां स्वास्थ्य की देवी थी। अभी तक भारत में कोई स्वास्थ्य का देवी नहीं हुए हैं या नहीं हुई है। अगर हुआ रहता तो निश्चय भारत स्वास्थ्य दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के बारे में बहुत उच्च मानक दुनिया के सामने स्थापित कर सकता था, लेकिन अभी का कहानी उलट है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य जागरूकता के मामले में हमारा देश का पोजीशन विश्व में बहुत नीचे है। तो जो ग्रीक देवी थी हाइजिया, उनको स्वास्थ्य का देवी माना जाता था और इसीलिए कालांतर में स्वास्थ्य के देवी के नाम से ही हाइजीन शब्द विकसित हुआ। GIENE हाइजीन शब्द विकसित हुआ, जिसका हिंदी रूपांतरण करने पर स्वास्थ्य होता है। तो स्वास्थ्य की उत्पत्ति यहाँ पर इस तरह से हुई है। और शिक्षा तो आप जानते हैं, किसी विषय के बारे में विशेष जानकारी लेना, जानना, ना सिर्फ जानना, उस जानकारी का प्रायोगिक उपयोग करना अपने जीवन में, ये शिक्षा है। दोस्तों ये शब्द इसी से स्वास्थ्य निकला है और शिक्षा का मतलब मैं आपको बताया। ये स्वास्थ्य शिक्षा ऐसे दो शब्दों को मिलाकर के स्वास्थ्य और शिक्षा शब्द बना है। और अब हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें ये पढ़ना चाहिए। तो
दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व पर जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारे सामने कई संस्थाओं का चित्रण आ जाता है। इसमें संस्थाएं कौन सी है? तो शिक्षा शब्द जुड़ा है तो सबसे पहले विद्यालय आएगा ही। शिक्षा शब्द जैसे जुड़ा है तो सबसे पहले विद्यालय आएगा ही। विद्यालय, और विद्यालय के बाद व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत के बाद परिवार, और परिवार के बाद समाज, और समाज के बाद सरकार। अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व पर बात करने वाले हैं तो ये चार संस्थाएं, ये चार स्टेक होल्डर, ये चार हितधारक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विद्यालय में शिक्षा मिलेगी, व्यक्तिगत उसका इस्तेमाल करें उस अनुभव का। परिवार में हमारे शिक्षा के बाद परिवार में माहौल उस हिसाब से बनेगा और हम जो सीखे हैं अपने समाज को देंगे और इन सब चीजों में सरकारें हमारी मदद करेंगी। तो ये स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जरूरी बातें हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हमने लिखा है विद्यालय, तो विद्यालय से ही शिक्षा की शुरुआत होती है, तो स्वाभाविक है इस शिक्षा की शुरुआत भी विद्यालय से होगी। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि किसी का भी प्रथम विद्यालय उसका घर है, तो इस विषय में भी प्रथम विद्यालय हमारा घर ही होता है। क्योंकि घर में हमको सिखाया जाता है कि अगर आप बाथरूम से आते हैं, शौच करके आते हैं, तो साबुन से हाथ धोना है। घर में हमें पता चलता है कि हमें नहाना है, ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। घर में पता चलता है कि साबुन लगाना चाहिए, अच्छे से देह पोंछना चाहिए, ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। लेकिन यह सीख जो हमें हमारे घर पर मिल जाती है, उसके बाद विद्यालय में हमें स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे अन्य विषयों क ख ग भी हम घर में भी सीखते हैं और उसके एडवांस उससे आगे की शिक्षा के लिए हम स्कूल जाते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा का भी पहला पाठ्यशाला हमारा घर है और दूसरा पाठ्यशाला जहां हम पढ़ने जाते हैं। तो जैसे हम प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में घर से ले करके विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय में हमारा परिचय किससे होता है? वहां शिक्षकगण होते हैं जो हमें आगे की शिक्षा देते हैं। क्या हमारे विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा विषय को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि अन्य विषयों को? शायद नहीं। सरकारी स्कूलों की बात तो छोड़िए, अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में भी इसकी समुचित व्यवस्था नहीं है। तो जो भी शिक्षक इस वीडियो को देखने वाले हैं या देख रहे हैं या भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप जिस स्कूल में भी काम करते हैं, जिस विषय के भी आप ज्ञाता हो, शिक्षक हो, परंतु स्वास्थ्य शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको जरूर अपने सिलेबस में शामिल करें, चाहे वो आपकी किताबों में हो या ना हो। यह हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों को विकसित करता है जो मानव जीवन के लिए और मानव की सफलता के लिए बेहद आवश्यक है। आप जो कुछ भी पढ़ाते हैं, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ, जो भी आप पढ़ाते हैं पढ़ाइए, लेकिन उससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, उससे उस बातों को हम सीखते हैं, समझते हैं, जो आगे हमें मदद करता है। लेकिन अगर हम स्वस्थ ना रहें और स्वस्थ ही ना रहे तो वो जितनी भी बातें आपने पढ़ाया है वो पढ़ाई हमारे किस काम के आएंगे? क्या कोई काम के आ सकते हैं? नहीं। हम बीमार है, बीमारी में परेशान है, बीमारी के इलाज में परेशान है, खुद परेशान है, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं, तो फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए बिना नींव का घर कितना मजबूत टिकेगा? तो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना आपका परम कर्तव्य है और आपको देना चाहिए। उसके बाद अगर आप जानकारी देना शुरू किए हैं तो किन बातों को जानकारी देना चाहिए, इस पे आगे तो हम बहुत विस्तृत बात करेंगे। पर स्कूल का माहौल जो पर्यावरण द्वारा या प्रकृति द्वारा निर्धारित वातावरण है,
उस अनुसार होना चाहिए। मसलन कक्षाएं बिल्कुल साफ होना चाहिए, प्रांगण बिल्कुल साफ होना चाहिए, छत टेरिस वो भी साफ होना चाहिए, आसपास का वातावरण भी साफ होना चाहिए, शौचालय अवश्य होनी चाहिए और वो स्वच्छ होनी चाहिए, वहाँ साबुन अवश्य होना चाहिए और हर लोगों को हैंड वॉशिंग के अच्छे अभ्यास करानी चाहिए कि कैसे और कितना देर किस प्रकार से किस विधि से अगर हम हैंड वॉश करते हैं और कहाँ तक हैंड वॉश करते हैं तो हमें बीमार होने का या जो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर आया हुआ है उसको हमारे हाथ में लगा हुआ है और हमारे मुंह के थ्रू हमारे पेट में आ सकता है, उसके मिट जाने का हट जाने की संभावना है। स्वस्थ पानी का व्यवस्था होना चाहिए, कैसे करेंगे वो हमें सोचने की आवश्यकता है। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि हमें अभिभावकों से भी इस बारे में बात करनी चाहिए। आप बच्चों को कैसा पानी पिलाते हैं, इसमें पैसा खर्च नहीं होता है। उनके उचित बजट में कैसे हम उनको अच्छा आहार बच्चों को दे सकते हैं, इस बारे में बात करनी चाहिए। अभिभावकों से हमें बात करनी चाहिए कि सुबह आप उठो और अपने बच्चों को उठाओ, इस सुबह उठ के क्या रूटीन होना चाहिए और इससे क्या क्या फायदा है। जब तक ये बात माता पिता ना जानेंगे और बच्चे नहीं जानेंगे तब तक उस तरह का वातावरण घरों में नहीं हो सकता है। तो हमें इस अभ्यास में न सिर्फ बच्चों को बल्कि माता पिता को भी शामिल करने की आवश्यकता है। कक्षाएं हवादार होना चाहिए, उसमें अच्छे से हवा और रोशनी आए, इसका समुचित प्रबंध होना चाहिए। ये सभी चीजें हैं और आगे चल करके हम और बातों को रखेंगे, लेकिन ये वातावरण ही स्वस्थ शिक्षा का शुरुआत होता है, स्वस्थ शिक्षा का जन्मदाता है। इसीलिए सबसे पहले हमने इस बात को आपके सामने रखा है। और अब हम आएंगे स्वास्थ्य शिक्षा के परिभाषा के बारे में, उसका शाब्दिक क्या मतलब है, क्या परिभाषा है, फिर बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा का परिभाषा यह है कि स्कूल से यानी विद्यालय से और अन्य जगहों से जो हमें अनुभव मिलता है, इस सभी अनुभवों का योग हम मानव जीवन को स्वस्थ रखने के लिए एक दृष्टिकोण अपनाते हैं, एक सोच विकसित करते हैं, एक आदत विकसित करते हैं और यही स्वास्थ्य शिक्षा है। और आसानी से समझे, हम जहां कहीं भी जाते हैं तो हमें कुछ सीखने को मिलता है और स्वास्थ्य के विषय में जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कुछ भी हमारा अनुभव है, उस सबको हमें इकट्ठा करना है। कहाँ इकट्ठा करना है? किसी घर में वो इकट्ठा नहीं हो सकता है बॉस, ये दिमाग में इकट्ठा हो सकता है। सारे अनुभवों को इकट्ठा करना है और उसके बाद सोचना है कि इस अनुभव का इस्तेमाल कैसे हम खुद के स्वस्थ रहने में कर सकते हैं। खुद के स्वस्थ रहने के लिए हमें एक सोच विकसित करना होगा, एक दृष्टिकोण विकसित करना होगा, आदतें सुधारनी होगी और एक योजना बनाना होगा खुद के लिए, और यही स्वास्थ्य शिक्षा है। अगर एक वाक्य में लिखने का जरूरत है तो स्कूल एवं अन्य जगहों से स्वास्थ्य के बारे में प्राप्त अनुभव का समायोजन कर उसका उपयोग बेहतर स्वास्थ्य के लिए करना है। इसके लिए दृष्टिकोण, योजना और आदतें हमें विकसित करना है और यही स्वास्थ्य शिक्षा है। इसे मैंने लिख करके भी आपके सामने रखा है ताकि अगर आपको नोट करने की जरूरत पड़े तो आप उसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्या क्षेत्र है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा के केवल दो क्षेत्र है, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा और दूसरा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा। जो विभिन्न संस्थाएं हमारे लिए जानकारी, अवेयरनेस, जागरूकता की योजनाएं चलाती है या जागरूकता का अभियान चलाती है, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा का अंग है या मतलब है। सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा में सरकारें अपने स्तर से बहुत प्रयास करती है, कहीं नुक्कड़ नाटक के थ्रू माध्यम से, कहीं वॉल राइटिंग के माध्यम से, कहीं पोस्टर के माध्यम से, कभी लिफलेट के माध्यम से, कभी अखबारों में विज्ञापन दे करके, कभी टेलीविजन पर विज्ञापन दे करके, कभी अधिकारियों के द्वारा गांव में विजिट करके, कभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके। तो ये कई माध्यम है जिसके माध्यम से सरकारें हमें स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है और सरकारों के साथ बहुत सारी संस्थाएं भी इस काम को करती है।
सरकार ने इसके लिए अलग से विभाग बना के रखा है। एक तो स्वास्थ्य विभाग इसमें काम करते हैं और सूचना एवं जनसंचार विभाग भी इसमें मदद करते हैं हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं जिनको एनजीओ बोलते हैं, ये भी इनके कार्यकर्ता, ये संस्थाएं भी गांव में शिक्षा के लिए काफी प्रचार प्रसार और कई तरह से योजनाएं चलाते हैं। उनकी योजना चलाने का इनोवेशन थोड़ा अलग और थोड़ा ज्यादा प्रभावी होता है। सीधे स्कूल में भी वो पहुंच करके इन चीजों पर बात करते हैं, शिक्षकों से भी बात करते हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा में संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो संस्थाएं क्या है? परिवार भी एक संस्था है, पंचायत भी एक संस्था है, गांव भी एक संस्था है, सरकार एक संस्था है, सरकार के विभाग भी एक संस्था है और एनजीओ भी एक संस्था है, स्कूल भी एक संस्था है। तो सभी संस्थाएं मिलकर के सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं या देते हैं। और दूसरा, विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात किया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद यहाँ आते हैं, ये नींव है, ये बिल्डिंग है, ये नींव है, बिल्डिंग है। नींव अच्छा होगा तो बिल्डिंग अच्छे बनेंगे। यहाँ से अगर हम शिक्षा लोगों को देना शुरू करते हैं तो यहाँ आते आते इनका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उतना नहीं सिखाने का जरूरत है, शुरुआत से सिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे या लोग बहुत कुछ तो यहाँ से सीख के आए हैं। तो यहाँ से आगे की बात ही हमें सिखानी है। लेकिन अगर लोग यहाँ से सीख के नहीं आएंगे, कुछ भी यहाँ नहीं सीखेंगे, तो यहाँ की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ABCD से लेकर के और Z तक स्वास्थ्य के बारे में इनको ही समझाना पड़ेगा। इसीलिए अगर यहाँ पर भूमिकाओं को थोड़ा और मजबूत स्पष्ट किया जाए तो यहाँ का काम बहुत आसान हो जाएगा। और जो सीख हम यहाँ सीख सकते हैं वो यहाँ मिल भी नहीं सकता है। यहाँ सिखाने का विधि अलग है, व्यक्तिगत है, आमने सामने है, सवाल जवाब है, और यहाँ सिखाने का विधियां अलग है। तो दोनों जगह स्वास्थ्य शिक्षा का जो विधियां है वो ये विधियां बहुत प्रभावी है, ये विधियां कम प्रभावी है। इसीलिए जो प्रभावी विधियां है वहां से हमें शुरू करना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र के बारे में यही महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपके साथ साझा किया है। दोस्तों, अब आते हैं कि उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों हमें जरूरी है, इसके बारे में जानकारी लेना। मैंने बताया कि दो तरह के स्वास्थ्य शिक्षा है, दोनों स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य कॉमन है और उसमें पहला उद्देश्य है बुरी आदतों से बचाना। हमें पता ही नहीं है कि गुटखा खाना खराब बातें हैं, पता हो तब तो हम इससे बचेंगे। बुरी आदतों से बचाना, हमें पता ही नहीं कि सुबह उठने से हमें कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, फ्री में विटामिन मिलने वाला है। सुबह उठेंगे तो, टहलेंगे तो, घूमेंगे तो। जब हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे उसको करेंगे? पता होगा तो शायद ये बुरी आदत, लेट तक सोना, व्यायाम ना करना, घूमना, सूरज का रोशनी नहीं प्राप्त करना, ये सब बुरी आदत है, वो हमारे अंदर नहीं आएगी। लेकिन हमें पता होगा तब तो। अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये बुरी आदत, ये तो मैं कुछ बुरी आदतों का उदाहरण दिया हूं, बहुत सारी बुरी आदतों से बच सकते हैं अगर हमारे अंदर स्वास्थ्य शिक्षा है, हमको स्वास्थ्य शिक्षा दिया गया है तो। और जो दूसरी बातें हैं वो है सर्वांगीण विकास। दोस्तों, अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा तन स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से हमारे मन भी स्वस्थ हो जाएंगे, निश्चित रूप से हमारी सोच भी स्वस्थ होगा, निश्चित रूप से हमारे विचार भी स्वस्थ आएंगे। विचार जब स्वस्थ होगा तो हमारे अंदर बौद्धिक विकास होगा, मन स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क विकास होगा, यानी मानसिक विकास होगा।
सोच स्वस्थ होगा तो रचनात्मक विचार आएंगे, रचनात्मक क्रियात्मक विचार आएंगे। विचार अच्छे होंगे तो हमें अच्छी प्रतिष्ठा हासिल होगी और अच्छे लोगों से हमारी दोस्ती होगी। और ये तभी होगा जब हमारा तन स्वस्थ रहेगा, तो ये सभी होंगे। इसीलिए सर्वांगीण विकास का क्या मतलब है? सर्वांगीण विकास का मतलब है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी तरह के विकास को ही सर्वांगीण विकास कहते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा हमें सर्वांगीण विकास प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हमारा तन, मन, सोच, विचार, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ये सभी चीजें विकसित होते हैं। और ये जब सब चीज विकसित हमारे अंदर हो गए तो हम बहुत स्वस्थ आदमी हैं, बहुत प्रतिष्ठित आदमी होंगे, हमें बहुत लोग पूछने वाला होगा, हमें बहुत कम ही चीजों का अभाव हमारे अंदर होगा। तो ये सभी चीजें, इतना चीज होने के बाद निश्चित है कि हमारे पास आर्थिक लाभ भी होंगे, पैसे भी हमारे पास होंगे। तो इसीलिए स्वास्थ्य शिक्षा सर्वांगीण विकास में मदद करता है। और जो दोस्तों, और जो तीसरा सबसे जरूरी है वो दोस्तों, तीसरा उद्देश्य है अच्छी आदतों, बुरी आदतों में तीसरा जो जरूरी है वो है जीवन में अच्छी आदतें, अच्छी आदतें। अब अगर हम बुरी आदत के बारे में लिखे हैं कि शिक्षा के अभाव में बुरी आदतें विकसित होती है, तो शिक्षा आ जाने पर अच्छी आदतें विकसित होती है। स्कूलों में अगर हमें शिक्षा मिली तो हमारे अंदर अच्छी आदत विकसित होती है। जैसे कोरोना में सरकारों ने प्रचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से हमें ये बताया कि हमें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है। तो ये हमारे अंदर उस दरमियान दो अच्छी आदत विकसित हुई, जिससे बहुत सारे लोग बच गए, कोरोना से संक्रमित नहीं हुए और उनको बहुत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर वो चीज़ हमको पता नहीं होता या पता हो करके भी हम उसको इस्तेमाल में नहीं लाते, तो शायद हम बहुत परेशान हो सकते थे कोरोना काल में, जैसा कि बहुत लोग हुए भी हैं। और जो चौथी आदतें हैं वो स्वस्थ वातावरण का निर्माण। चौथा उद्देश्य है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, वो स्वस्थ वातावरण का निर्माण। दोस्तों, हमारे समाज में अगर उदाहरण के लिए 100 घर हैं, ये 100 घर के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? आसपास के 1, 2 या 3 स्कूल में। तो ये तीनों स्कूल में मान लिया जाए कि स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा दी जा रही है और या सरकारें अपने काम को अच्छे से वहां कर रही है समाज में, सोसाइटी में, तो एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सकता है। ये 100 लोग, गांव में जो 1000 लोग हैं, हमारे आसपास जो 1000 लोग रहते हैं, इस 1000 लोग को प्रभावित कर सकते हैं, 1000 लोगों को बता सकते हैं और बताते ही हैं। एक लड़की जो अपने मैके में है, जो कुछ भी सीखती है, अगर वो बहुत अच्छा गुण, बहुत अच्छा चीजें उनके पास है, बहुत पढ़ी लिखी है, तो अपने ससुराल जाकर के वो बहुत सारे बच्चों को भविष्य बनाती है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती है, बहुत सारे बच्चों को सिखाती है। तो ज्ञान का संप्रेषण और आदान प्रदान बहुत तेजी से होता है। इसके लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण जरूरी है और स्वस्थ वातावरण के निर्माण के लिए शिक्षा, जागरूकता जरूरी है और ये हमें विद्यालय और सरकार के द्वारा मिलती है या मिलने वाली है। और जो 5वां और आखिरी उद्देश्य इसका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है स्वास्थ्य के बारे में रुचि। स्वास्थ्य के बारे में रुचि जब तक नहीं पता है तब तक खूब तेल मसाला का बनाया हुआ मसालेदार झालदार सब्जियां हमें पसंद है और हम खूब खाते हैं, बड़े ही मन से खाते हैं। लेकिन किसी दिन एक ट्रेनिंग में गए, सरकार के लोग या एनजीओ के लोग या किसी ने हमें बताया कि हमें ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तेल पचने में दिक्कत होता है, हमारे सिस्टम को बिगाड़ता है, गैस बनाता है। मसाले खाना बहुत ज़रूरी है, पर मसाला हमें
आवश्यकता के अनुसार खाना चाहिए और उसमें भी ज़्यादातर मिर्ची नहीं डालिए, डस्ट मिर्ची तो बिल्कुल नहीं डालिए। अगर ये सारी चीज़ें कहीं हम सीखते हैं और कुछ विजुअल, ऑडियो और विभिन्न प्रकार से हमें सिखाया जाता है तो वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में अगर सेट हो गई, और सेट हमें करना चाहिए अच्छी आदतों को, अच्छी बातों को जान करके भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य का सबसे खराब आदत है। अगर जो कुछ भी हम सीखे हैं, समझे हैं, हमारे अंदर आया है, सेट कर गया है, उस ट्रेनिंग में खाने पीने के बारे में, मसालों के बारे में, सब्जियों के बारे में अच्छी आदतें अगर बताई गई है तो घर आकर के हमें उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम जैसे ही कम तेल मसाले वाले भोजन को खाना शुरू करेंगे तो शीघ्र ही वो हमारी रुचि में आ जाएगा, जो अभी मेरी रुचि में नहीं है। ये मैं एक उदाहरण दिया हूँ। तो स्वास्थ्य के प्रति रुचि जब विकसित हो जाएगा तो हम खुद सुबह उठना शुरू हो जाएंगे, खुद टहलना शुरू कर देंगे, खुद हम अच्छे से पौष्टिक भोजन खाना शुरू कर देंगे, तेल मसाला को खुद हम लोग कम कर देंगे। तो अच्छी आदतों का विकास या रुचि स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से होता है। तो ये जो 5 चीजें हैं, इस 5 चीजों को पाने के लिए या 5 उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य के सिद्धांत क्या है। क्या सिद्धांत है? वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ज्ञान, हमें किस तरीके से रहना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह ज्ञान प्रदान करना स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत है। जो दूसरा है स्वस्थ रहने की आदतें, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या आदतें हमारे अंदर विकसित होगी वो हमें पता चलता है स्वास्थ्य शिक्षा से, और ये इसका दूसरा सिद्धांत है। जब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इन सब के बारे में और विस्तृत जानकारी मिलेगा। और जो तीसरा है वो समाज परिवार का सहयोग, बिना सहयोग किए हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। समाज और परिवार का सहयोग करना और उनसे सहयोग लेना, ये स्वास्थ्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। और इसके बिना हमारे स्वस्थ रहने की कल्पना बहुत मुश्किल है या असंभव है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज और परिवार का सहयोग लेना देना दोनों। और इसका जो चौथा सिद्धांत है वो इसका जो चौथा सिद्धांत है वो स्वास्थ्य रक्षा का पालन। स्वास्थ्य रक्षा क्या है, इस पे आगे हम बात करेंगे। तो स्वास्थ्य रक्षा का पालन इसका चौथा सिद्धांत है। और जो 5वां सिद्धांत स्वास्थ्य रक्षा का पालन क्या है, स्वास्थ्य रक्षा के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और चौथा है व्यायाम, पांचवा है व्यायाम, छठा है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का मतलब ये हुआ, व्यायाम को पहले समझते हैं फिर व्यवहारिकता। व्यायाम मैं जो उस समय से बोल रहा हूँ, सुबह उठना, कसरत करना, इससे क्या होता है? कसरत करने से नसों में खून का संचारण अच्छे से होता है, सांस का संचारण अच्छे से होता है, और शरीर एक मशीन है, तो सारे जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वो सब फ्री हो जाता है, वहाँ रुकने का चांस कम रहता है। तो हमारे अंदर दर्द, विकास ना होना या अनवांटेड डेवलप हो जाना हड्डियों का, ये सब चीज़ें व्यायाम करते रहने से नहीं होता है और इसकी संभावना बहुत कम जाती है। छठा बात है कि जो भी शिक्षा हमें मिली उसको व्यवहारिकता में अगर हम नहीं अपनाते हैं तो सारी बातें जीरो है, बेकार है, बकवास है। इसीलिए थोड़ा जानकारी भी अगर हमें मिलता है, अगर हम उसको व्यवहारिकता में ले आते हैं तो ये ज़्यादा जरूरी है। सभी बातों का महत्व तब जाके बढ़ता है, इसीलिए व्यवहारिकता में हमें चीज़ों को लाना चाहिए। और इसके बाद शारीरिक विज्ञान, 7वां शारीरिक विज्ञान। शारीरिक विज्ञान के बारे में हम जानते हैं कि शरीर के किस पार्ट का क्या काम है और उसको ठीक रखने के
क्या संसाधन हमारे पास मौजूद है। हम नाक को कैसे ठीक रख सकते हैं, हम कान को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, हम शरीर को कैसे साफ सुथरा स्वस्थ रख सकते हैं, हम मस्तिष्क को कैसे साफ रख सकते हैं। ये चीज अगर हमारे अंदर आती है तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मन मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसी का अध्ययन, इसी के बारे में जानना शारीरिक विज्ञान का एक पार्ट है। और जो सबसे अंतिम और 8वां और सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्वस्थ शिक्षक। स्वस्थ शिक्षक ये भी स्वास्थ्य सिद्धांत का आयाम है। अब जो शिक्षक हमें बताने आए हैं वो खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो क्या हमें बताएंगे और उनकी क्या प्रेरणा हमारे अंदर आएगी, उनसे क्या हम सीख पाएंगे। लाख बोलेंगे हमारे अंदर बहुत असर नहीं करेगा, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षक ही स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी दे सकता है। तो शिक्षकों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहने का ये मतलब नहीं हुआ कि सुंदर दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, देह लंबा चौड़ा होना। स्वस्थ रहने का मतलब होता है वो मानसिक स्थिति से स्वस्थ हो, उनकी जो जिम्मेदारी है उसके बारे में उनको पता हो, वो बीमार ना रहते हो, समय पर विद्यालय आते हो। ये सभी मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के कारक है। तो जो शिक्षक हमारे हैं उन्हें इन सभी चीजों में स्वस्थ होना चाहिए, ना कि सिर्फ शरीर से। और हम बेहद संक्षिप्त में बात करेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता और उपाय। इस पे दोस्तों हमने अभी आपके साथ काफी बात किया है, इस पे हम ज्यादा बात ना करेंगे। पर स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है अभी पूरा हम लोग यही बात कर रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता नहीं होगी तो हम बात ही क्यों करेंगे। मैंने पहले भी बताया स्वस्थ रहना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए जरूरी है। स्वस्थ रहना हमारे उत्पादकता, रचनात्मकता, क्रियात्मकता के लिए जरूरी है। स्वस्थ रह करके ही हम समाज को, दुनिया को, परिवार को वो दे सकते हैं जिसको देने के लिए हम आए हैं या जिसकी चाहत वो लोग हमसे करते हैं। स्वस्थ रह करके ही हम एक अच्छे पति, अच्छे पिता, अच्छे भाई, अच्छा बेटा बन सकते हैं। तो इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्वस्थ शिक्षा के बारे में जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। और अब आते हैं लास्ट पे, इसके उपाय क्या है। तो हमारी बातों में ही उसका उपाय दिखा है। सबसे पहले तो स्वस्थ शिक्षा में हमें ये जानना है कि केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहे इस पे बात नहीं होती है। स्वास्थ्य शिक्षा में हमारे मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बातें होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों सुबह से शाम तक का जो दैनिक रूटीन है वो प्रकृति के अनुरूप हो, इसको आप फॉलो कीजिए। और दूसरी जरूरी बातें हैं कि स्कूलों में इसके बारे में खुलकर बात हो, विस्तृत बात हो, इसके बारे में समुचित संरचना स्कूल में भी हो। तीसरी आवश्यकता है कि स्कूल के लोग पेरेंट्स के साथ भी बात करें। चौथा आवश्यकता यह है कि सरकार इस बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करे और गैर सरकारी संगठनों को इसमें काफी इन्वॉल्व करे। पांचवा उपाय यह है कि जो पंचायत स्तरीय संस्थाएं हैं वो परिवार तक संपर्क करे और ऐसे कुछ परिवारों की पहचान हो जिनको ज्यादा शिक्षा देने का आवश्यकता है। तो दोस्तों आज हमने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताया और इसके बारे में स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके शाब्दिक अर्थ क्या है, उनका परिभाषा, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत, स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता और उपाय के बारे में हमने आपसे बात किया है। दोस्तों इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन आपको देना हो या कुछ सवाल पूछना हो तो आप जरूर वहां पर कमेंट करें और मैं वादा करता हूं कि हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, शिक्षकों के साथ जरूर शेयर करें, परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ जरूर शेयर करें,
ताकि इन चीज़ों का प्रचार प्रसार और जोर शोर से हो और एक बेहतर स्वस्थ समाज निर्माण में हम लोग अपनी भूमिका को अदा कर सके। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जरूरी बातें हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।